हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आशीष कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने जा रहे हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में सोना, चांदी आदि धातुओं की पतली चादर लगभग 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर अल्फा कणों की बमबारी की और कुछ निष्कर्ष निकाला। यह निष्कर्ष मैं आपको पहले बताऊं, उससे पहले बेहतर होगा कि जो स्लाइड आपके सामने नज़र आ रही है उस स्लाइड पर जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो आपके स्तर पर हैं, आपके काम की हैं, उन चीज़ों से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो ये जो एक मशीन आपको दिखाई दे रही है अल्फ़ा पार्टिकल, जिसके ऊपर एक स्विच टाइप का दिखाई दे रहा है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसमें से अल्फ़ा कण निकलेंगे। ठीक उसके सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक येलो कलर की एक शीट दिखाई दे रही है। ये जो शीट है यही सोना की पतली पन्नी है। इसकी जगह पे आप चांदी या अन्य कोई भी धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पे किया था जिसकी मोटाई लगभग 4 × 10⁵ सेंटीमीटर थी, तो हम इसी पर बात कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ठीक बगल में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्रीन टाइप का, यहाँ पर छोटे छोटे सर्किल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या हैं? यही जो सोने की पतली पन्नी है ना, इसी का व्यापक रूप है, विस्तृत रूप है। तो ये सारी चीज़ें ये आपके काम की हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम उपयोग करके हम अल्फ़ा कण प्रकीर्णन प्रयोग को बेहतर ढंग से समझेंगे। ठीक है, अब हम ये सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं ताकि चीज़ें काफ़ी स्पष्ट आपके समझ में आनी शुरू हो जाएं। इससे पहले भी आप सभी जान चुके हैं, मेरे पहले के वीडियोज़ में भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि किसी भी परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और जिनके प्रतीकों के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि इलेक्ट्रॉन को हम ई अक्षर से दिखाते हैं और प्रोटॉन को हम लोग पी से दिखाते हैं और न्यूट्रॉन को हम लोग एन से दिखाते हैं। और अगर ये चीज़ जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इससे पहले आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। और जो साइंस है ना, वो हम लोग सीखते कैसे हैं? साइंस को बहुत बेहतर ढंग से हम सीख सकते हैं करके। तो बहुत से टीचर्स आपसे बात करते हैं कि आओ करके सीखें, करके सीखें। तो बस उसी रास्ते पर हम लोग आज इसको करके देखेंगे, करके सीखेंगे। कितनी छोटी आकार होती इन सबों की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज जो क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लेवल तक पहुँचेंगी। ये देखिए मैंने बिल्कुल क्लीन सा कर दिया है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम सबसे पहले जहाँ पे मैं बताया था कि अल्फ़ा कण को प्रोजेक्ट करने के लिए, निकालने के लिए जो मशीन टार्च जैसी आपको दिख रही है, मैं वहाँ पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया और जब आप क्लिक कर रहे हैं तो बिल्कुल साइड में आप देख रहे होंगे इस जगह पे ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स ये निकल करके ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? ये अल्फ़ा कण है और ये जो सोने की पतली पन्नी है ये इसका विस्तृत सा रूप है, ये मैंने आपको बताया ही। तो अब हम कुछ निष्कर्ष को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष रदरफोर्ड ने निकाला और उस निष्कर्ष से हम किस जगह पे पहुंचना चाहते हैं और कौन सी सिद्धांत और कौन से विश्लेषण को हम करना चाहते हैं। आइए देखते हैं। अब आप देखिए कि अल्फ़ा कण बराबर दिख रहा है आपको कि वो रेज जा रही हैं अल्फ़ा कणों की सोने की पतली पन्नी पे। तो साइड में जो आपके दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, वो देखिए कुछ सीधे निकल जा रहे हैं और कुछ टकरा करके दाएं या बाएं चले जा रहे हैं और कुछ अपने ही रास्ते में वापस आ जा रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने एक निष्कर्ष निकाला कि अगर सोने की या किसी भी धातु की किसी पतली पन्नी पर अगर अल्फ़ा कणों के प्रकीर्णन किए जाएं, तो पहला निष्कर्ष कि अधिकांश अल्फ़ा कणों के मार्ग में धातु की पन्नी में से निकलते समय कोई विचलन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ
कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। आप भी देख रहे होंगे जो पिंक वाला जो अल्फा कण निकल रहा है वो अधिकांश पास हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि किसी भी परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। अब निष्कर्ष नंबर 2 कि कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी से प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आते हैं। तो अब इससे क्या सिद्ध होता है कि परमाणु में कुछ धनावेशित एवं भारी कण भी होते हैं। ये दूसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला। अब जो तीसरा निष्कर्ष निकाला कि ऐसे कणों की संख्या जिनके मार्ग में विचलन हो जाता है बहुत कम है, अतः धनावेशित एवं भारी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत कम होता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो वापस अपने रास्ते पे आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो इसका मतलब कि बीच का कुछ ऐसा हिस्सा या ऐसा भाग है वो बहुत कम है जिससे टकरा करके वो अल्फा कण वापस आ जा रहे हैं। तो अब इन सभी निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने सुझाव दिया कि परमाणु का लगभग समस्त भार तथा कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन में स्थित होता है और परमाणु के इस भाग को उसका केंद्रक या नाभिक कहते हैं। अब बात आएगी कि नाभिक की त्रिज्या क्या होती है। तो ये निर्भर करता है। वैसे परमाणुओं की त्रिज्याएं 0.37 एंगस्ट्रॉम से 2.62 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के आकार भी ना भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम लोग अभी हम लोगों ने पूरे परमाणु पे अल्फा कण प्रकीर्णन को देखा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब देखिएगा। अब अगली जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यहाँ पे देखिएगा। ये जो हिस्सा है ना अभी जो मैंने सर्किल किया है ये किसी भी परमाणु का एक नाभिक हो सकता है। अब इस नाभिक पर हम इसके और व्यापक अल्फा कण के प्रकीर्णन को देखने जा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे अब अल्फा कण बम्बार्ड हो रही है। अब देखिए, चलिए मैंने रोक दिया। इस समय कोई अल्फा कण नहीं आ रही। ये किसी भी परमाणु का जो आपने नाभिक बोला जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल मध्य में ये होता है। अब इस पे हम अल्फा कण के प्रकीर्णन को देखने जा रहे हैं। अब देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं कि जो अल्फा कण थे वो बिल्कुल सीधा इससे विचलित हो जा रहे हैं, कुछ वापस लौट जा रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है उसी को हम नाभिक कहते हैं। ठीक है। अब ये टोटल सारी बातें जो मैंने बताया इन सभी को अगर समाहित किया जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी ज़रूर समझे होंगे और अगली क्लास में हम लोग और चीज़ों के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।